इनकम के टोटल 5 हेड्स है। पहला सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये अपन अभी पढ़ रहे हैं बिजनेस प्रोफेशन की इनकम। बिजनेस में क्या क्या आता है, प्रोफेशन में क्या क्या आता है, ये देखिए डिटेल इसमें दिया हुआ है। बिजनेस में जो लोग गुड्स का परचेज और सेल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ये सब चीजें बिजनेस में आ जाती है। और प्रोफेशन में जहाँ पर इंटेलेक्चुअल स्किल का यूज होता है, जैसे लॉयर, डॉक्टर, ऑडिटर, इंजीनियर। इसके अलावा प्रोफेशन में और क्या क्या आता है, एजेंसी, म्यूजिक, डांसिंग, रॉबरी, मतलब चोरी डकैती भी प्रोफेशन है। सर ये एजेंसी क्या है सर? जो लोग एजेंसी, जैसे कोई इंश्योरेंस बीमा एजेंसी वगैरह होता है, इस टाइप का कोई एजेंसी होता है ना। जी और जी। यदि उसको बिजनेस की इनकम में इंक्लूड, मतलब बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उसको अदर सोर्स में भी लेते हैं। अब कई लोग एजेंसी वगैरह नहीं रहते, किसी के पास कोई तेल की एजेंसी है, कोई शॉप कंपनी की एजेंसी है, कई सारी एजेंसीज होती है। फ्रेंचाइजीज होती हैं सर। एजेंट के रूप में काम करते हैं, उनको उसके बदले में कमीशन मिलता नमस्ते है। सर। जी सर। नमस्कार भी। और एजेंसी में एजेंट की तरह काम होता है और उसमें कमीशन मिलता है, जितना आप माल बेचोगे उस पे। अच्छा सर, मतलब एजेंट के प्रोफेशन को ही एजेंसी बोलते हैं सर? हाँ, उसी को तो एजेंसी बोलते हैं। जी जी। जैसे आपने कोई कंपनी की एजेंसी लगी रखी है, कई लोग कोई लक्स कंपनी की साबुन की एजेंसी लेके रखे हैं, तो इसको एजेंसी बोलते हैं और इसके बदले में कमीशन मिलता है एक फिक्स रेट से सेलिंग प्राइस पे। तो बिजनेस और प्रोफेशन, ये दोनों इनकम इस हेड में आती है। अब इसका डिटेल दिया हुआ है थोड़ा बहुत कि टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट और बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब मेन कुछ नाम दिए हुए हैं जो इनकम बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल होती है। उसमें कुछ मेन नाम है। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस के प्रॉफिट तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा कंपनसेशन रिसीव्ड इन द बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस में किसी भी टाइप का कुछ भी कंपनसेशन यदि मिल रहा है किसी से, तो वो भी बिजनेस की इनकम है। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कंपनसेशन मिल रहा हो। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑफ बिजनेस, आपको बताए थे ना अपन पिछले चैप्टर में कि यदि हम बिजनेस के बिल्डिंग का कुछ पोर्शन बिजनेस के एम्प्लॉय को किराए में देते हैं, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता रेंट, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही आता है। इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन, स्पेक्युलेटिव मतलब सट्टे के व्यवहार, जैसे सोने चांदी का भी सट्टा होता है, शेयर का सट्टा होता है। तो इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आता है, ये अदर सोर्स में नहीं आएगा। जुआ अलग चीज है ना, ये जुआ नहीं है। स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन मतलब सट्टा। सट्टे में जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड, सिल्वर, शेयर्स, इन सब का होता है स्पेकुलेशन। सर मतलब स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं वो इसी में हाँ, आएगा? शेयर वगैरह का जो ट्रांजैक्शन करते हैं स्पेकुलेशन, वो भी इसी में आता है। सर वो तो कैपिटल गेन, उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और भाई लॉन्ग जिसका टर्म वो तो। काम है स्पेकुलेशन का, शेयर के सट्टे का काम है, सोने चांदी के सट्टे का काम है उनका। और कैपिटल गेन तो वो आएगा कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया और बाद में बेच दिए, तो वो कैपिटल गेन में आएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, जिसका काम ही खरीदना बेचने का है, उसके लिए कैपिटल गेन में थोड़ी आएगा। आपने अपना कोई मकान बेचा तो वो कैपिटल गेन में आएगा, और जिसका काम ही है मकान को खरीदने बेचने का, तो वो बिजनेस की इनकम होगी, उसके लिए वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा। अमाउंट रिसीव्ड ऑफ, उसके पहले एक और है, सैलरी, बोनस, कमीशन एंड इंटरेस्ट।
रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, यदि हम किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, आप लोगों का तो एक फर्म करके चैप्टर भी अलग से, असेसमेंट ऑफ फर्म, तो फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म होता है। यदि कोई व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म में किसी फर्म में पार्टनर है तो वहां से उसको कोई सैलरी मिलेगा या बोनस कमीशन मिलेगा तो सैलरी की एड में नहीं जाएगा, वो उसके लिए बिजनेस की इनकम आएगा यदि वो उस फर्म में पार्टनर है तो। और उस फर्म में आपने जो भी रुपए इन्वेस्ट किया है कैपिटल के रूप में, लोन के रूप में, तो वो जो इंटरेस्ट मिलता है ये सब बिजनेस की इनकम में आएगा। तो सैलरी, बोनस, कमीशन एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। फिर अमाउंट रिसीव्ड ऑफ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस। यदि कोई व्यक्ति की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखा है, की मैन मतलब जो बिजनेस का सर्वा पर्सन होता है उसके लिए, उसके नाम से, तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी बिजनेस के मेन पर्सन के लिए लेके रखते हैं ताकि उसको कभी कुछ हो जाए तो उसका इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिल सके। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑफ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस, तो उसका जब प्रीमियम पे करता है तो वो बिजनेस का खर्चा होता है और जब उसका पैसा मिलेगा तो वो बिजनेस की इनकम में आ जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसका काम ही है इन्वेस्टमेंट को खरीदना, बेचना। इफ इट इज बिजनेस ऑफ एसएससी टू परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम लॉटरी बिजनेस, जो लोग लॉटरी खरीदना बेचने का बिजनेस करते हैं वो भी उनके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस में आता है। अब आपने कोई लॉटरी टिकट खरीदा, लॉटरी खुल गई तो वो तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाता है। सर एक छोटा सा डाउट है। छोटा सा बड़ा सा कोई भी पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर, ये है कि कोई बंदा जैसे केबीसी जीता हुआ पैसा है, जैसे मान लो केबीसी से 1 करोड़ कौन बने, करोड़पति में करोड़पति जन गया, हाँ जी, तो वो किस में काउंट होगा? लॉटरी में होगा ना, वो भी अदर और सोर्स उसमें में आता है, 30% माइनस होगा। वो भी अदर सोर्स में आता है, लॉटरी भी अदर सोर्स में आता है। ये लॉटरी का जो बिजनेस करते हैं वो इनकम है। बाकी लॉटरी और ये आप केबीसी या आप घर से ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं, रास्ते में कोई 10,000 का बटुआ मिल गया, ये सब आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। इसको कैजुअल इनकम बोलते हैं, अच्छा अच्छा, आकस्मिक आय। आकस्मिक है। तो ये अपन अदर सोर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद गिफ्ट रिसीव फ्रॉम कस्टमर टू प्रोफेशनल, लाइक गिफ्ट रिसीव्ड बाय डॉक्टर फ्रॉम पेशेंट। एक डॉक्टर को पेशेंट से कोई गिफ्ट मिला, किसी पेशेंट ने खुश होकर फीस के अलावा अलग से डॉक्टर को गिफ्ट किया कि भाई आपने अच्छे से इलाज किया, इसलिए तो डॉक्टर के लिए वो प्रोफेशन की इनकम होगी। गिफ्ट रिसीव्ड बाय लॉयर फ्रॉम क्लाइंट, एक लॉयर को अपने क्लाइंट से कोई गिफ्ट मिलता है तो ये भी उसके लिए बिजनेस की, प्रोफेशन की इनकम आएगा, क्योंकि उनका कोई खून का रिश्ता तो है नहीं। अब किसी ने खुश होके कि भाई अच्छे से इलाज किया इसलिए गिफ्ट दिया तो ये एग्जेम्प्टेड नहीं होगा गिफ्ट। तो ये गिफ्ट उस पर्सन के लिए जिसको मिला है, डॉक्टर हो या कोई वकील हो, उनके लिए ये प्रोफेशन की इनकम आएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम के संबंध में। इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that SSC run the business। अब आपके नाम का बिजनेस है तो आप खुद ही बिजनेस को चलाएं, कोई जरूरी थोड़ी है। कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ से बिजनेस आपका चला सकता है, रन कर सकता है। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस विल बी कैलकुलेटेड अंडर दिस हेड, बट
it is calculated separately because loss of speculation business cannot be recovered from profit of other business, while loss of other business can be recovered, यानी कि can be set off from the profit of स्पेकुलेशन बिजनेस। क्या बोल रहा है ये कि स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट होता है, क्योंकि स्पेकुलेशन लॉस को केवल स्पेकुलेशन बिजनेस के ही प्रॉफिट से कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से नहीं कर सकते। लेकिन कोई दूसरा बिजनेस का लॉस है तो उसको स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस से कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट, टैक्स विल नॉट बी चार्ज्ड ऑन एस्टिमेटेड, यानी कि इमेजिंग, जो लोग एस्टिमेट करते हैं ना कि भाई हमको साल में इतना प्रॉफिट हो सकता है, हम इतना बेचेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा, एक अनुमान लगाए कि भाई इतना बेचेंगे तो इतना होगा। जैसे कई बजट वगैरह बनाते हैं ना कि भाई इस साल हमको इतना सेल करना है और इतना सेल करेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं लगता है, वो तो एक्चुअल में जो होगा वही आपकी इनकम में जुड़ता है। प्रॉफिट ऑफ लीगल और इलीगल बिजनेस, चाहे लीगल हो या इलीगल हो, दोनों बिजनेस के हेड में ही टैक्सेबल होगा, चाहे वो लीगल बिजनेस हो या इलीगल हो। क्योंकि जी इलीगल बिजनेस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि हम टैक्स नहीं लेंगे, लेता है सर, उसे टैक्स से मतलब हाँ, है। उनको टैक्स से मतलब है, चाहे लीगल हो या इलीगल हो। क्योंकि बीकॉम के बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर सर इलीगल पे टैक्स कैसे देगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स से मतलब है कि आपने पैसा चाहे लीगल बिजनेस से कमाया हो या इलीगल बिजनेस से। सर ये रॉबरी वगैरह भी तो लिखे हैं, जैसे कि वो हाँ भी रॉबरी, ये देखो रॉबरी भी तो प्रोफेशन में आता है ना, ये देखो अपन ऊपर में पढ़े थे ना, ये देखो, ये देखिए प्रोफेशन वाले में रॉबरी, डांसिंग, ये देखिए ऊपर में। कौन सर ये प्रोफेशन कौन करवाता है सर? रॉबरी का हाँ भाई, अब किसी का प्रोफेशन, इलीगल राजस्थान बिजनेस में में आ तो, गया सर, राजस्थान इलीगल में तो बिजनेस एक में। जाति होती है जिनका काम ही यही होता है। तो कोई ईमानदार हो और टैक्स पे करते हो उस पे। सबसे अच्छा हम ही लोग का डिपार्टमेंट है जो मतलब ये लीगल बिजनेस को भी डिस्टर्ब नहीं करता है। हाँ हाँ, सही बात है। के बाद ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है, फिफ्थ वाला भी, जो बहुत यूज होता है कई बार। इफ any loss has been allowed in the past years and realized in the previous year, then such receipt will be income of previous year, like recovery of old debts। मान लो आपका 3 साल पहले कोई पैसा कस्टमर का डूब गया और आपने उसको लॉस मानकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया, मतलब अपने बिजनेस की इनकम से माइनस कर दिया उसको कि भाई पैसा हमारा डूब गया। तो कोई पैसा आपका पहले डूब गया था और आप उसको लॉस मानकर अपने बिजनेस की इनकम से चार्ज भी कर दिए थे, अब मान लो वो पैसा आपका वापस मिल गया, तो उसको क्या करेंगे अपन, इनकम में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? जुड़ेगा सर। बिल्कुल जोड़ेगा, जोड़ेंगे। वही चीज है ये वही चीज है। और मान लो मिहिर रंजन जी, कोई पुराना कोई डूबा हुआ पैसा आपको रिकवर हुआ, लेकिन पहले आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिली थी, मतलब आपने उसको पहले अपने कोई बिजनेस की इनकम से माइनस नहीं किया था, क्योंकि आपको उसका डिडक्शन नहीं मिला होगा, आईटीओ ने मना कर दिया कि हम इसकी डिडक्शन नहीं देंगे। अब वो पैसा वापस रिकवर हुआ है तो इनकम में जोड़ेंगे? हाँ सर जुड़ेगा सर, क्यों? नहीं जुड़ेगा। क्योंकि पैसा उस समय रिकवर नहीं हुआ था सर ना, तो अभी जोड़ के रिकवर कर लेंगे। भाई पहले रिकवर नहीं हुआ था, आपका पैसा डूब गया था, लेकिन आपको उसका बिजनेस में डिडक्शन नहीं मिला, मतलब आईटीओ ने आपको बिजनेस की इनकम से माइनस नहीं करने दिया कि भाई हम आपको इसकी डिडक्शन नहीं देंगे,
तो आप नहीं जुड़ेगा सर। वापस इनकम में तभी जुड़ता है जब आप पहले उसकी डिडक्शन ले चुके हो। तो बिल्कुल सही बोले कि नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले जब डिडक्शन नहीं मिला है और अब रियलाइज हुआ है तो नहीं जुड़ेगा। तो ये इनकम में कब जुड़ता है? जब हम उसकी पहले डिडक्शन ले चुके हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, कब जोड़ेंगे, क्लियर लिखा है कि ये इनकम में कब जुड़ेगा। इफ एनी लॉस हैज बीन अलाउड इन द पास्ट ईयर, यानी पास्ट ईयर में वो आपका डिडक्शन के रूप में अलाउड हो चुका है, आप उसको इनकम से माइनस कर चुके हो और वो पैसा अब रियलाइज हुआ है, तब इनकम में जोड़ेंगे। यदि पहले इनकम में अलाउड नहीं हुआ है डिडक्शन के रूप में तो उसको नहीं जोड़ते। यदि आपका मान लो 10,000 रुपए डूब गया 3 साल पहले बिजनेस में किसी कस्टमर का, लेकिन उसको लॉस आपका नहीं माना गया, आपके बिजनेस की इनकम से उसको माइनस नहीं किया गया, आपको उसका डिडक्शन नहीं मिला, तो वो पैसा वापस रियलाइज होगा तो सर इनकम अगर में मान नहीं ली कोई जोड़ेंगे। पैसा है, हाँ जी अच्छा सर, अगर मान ली बोलिए। कोई मनी है जो हमारे पॉकेट से गुम हो गया है, ठीक है ना, और वो हमें 3 से 4 साल बाद फिर वापस मिलता है, तो हाँ क्या वो टैक्स वो उसमें इनकम में जुड़ेगा? भाई क्यों जुड़ेगा? वो तो आपका ही पैसा गुमा और आपको ही वापस मिल रहा है, तो वो आपके इनकम में क्यों जुड़ेगा? पर आपके पास प्रूफ होना चाहिए, हाँ। है ना, एफआईआर वगैरह की कॉपी उसका कि हाँ भाई वास्तव में हमारा ही पैसा गुमा था जो अब मिला है। अच्छा अच्छा। सर हाउस प्रॉपर्टी की तरह है जिससे उसमें अनरियलाइज रेट जो हाँ, आप यदि उसको पहले लॉस मानकर, यदि आप उसको लॉस मानकर पहले अपनी इनकम से कम कर दिए हो तो जुड़ेगा। ठीक है मिया सर रंजन सिंपल जी? सी बात है, उस पे अगर टैक्स दे चुके हैं तो नहीं जुड़ेगा, टैक्स नहीं दिया है तो जुड़ेगा। बस सीधी सी बात, कितना इजी। देखो रणबीर जी ने देखो 1 सेकंड में क्लियर कर दिया कि उस तो पे रणवीर पहले जी टैक्स आईटीओ दे के हैं चुके क्या? हो हम तो तो नए अब नए। नहीं देना पड़ेगा, और पहले टैक्स नहीं दिए थे तो अब देना पड़ेगा। बस हम्म। कितना अच्छे से रणबीर जी आप क्लियर कर देते हो। देखो अरे सर का नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने। इसके बाद अब एक्सप्रेसली अलाउड डिडक्शन कि बिजनेस में कौन कौन सी डिडक्शन माइनस होती है बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करने में। बिजनेस का प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते हैं तो खर्चे माइनस होते हैं कि नहीं? क्यों भाई? आपने आप 100 रुपए का गुड्स खरीदे और 125 रुपए में बेचे तो पूरा 125 रुपए इनकम होगा क्या आपका? 25 रुपया। 25, क्योंकि 100 रुपए आपका माइनस हो जाएगा। और मान लो गुड्स को बेचने में 10 रुपए और खर्चा हो गया तो वो भी माइनस करोगे कि नहीं? हाँ तो 15 रुपया हो जाएगा। हाँ, तो वैसे ही कि ठीक है, बिजनेस अगर में। लॉस हो गया तो सर, हाँ जी, अगर वो मैंने 90 रुपये में बेचा, ऊपर से खर्च 10 रुपया और कर दिया। लॉस हो गया तो कोई और इनकम से कवर कर लेगा, कोई और दूसरी इनकम है तो। और दूसरी इनकम नहीं है तो आगे ले जाके पूरा करेगा, जो अपन पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ये भी आपका एक अलग से चैप्टर है, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग 5वां हेड के बाद। तो अब देखिए क्या क्या डिडक्शन बिजनेस में अलाउड होता है। रेंट, रेट्स, टैक्स, रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब बिजनेस की बिल्डिंग, कि भाई बिजनेस में जो बिल्डिंग यूज हो रही है उसका हम किराया दे रहे हैं, उसका कोई टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं म्यूनसिपलिटी को, या उसका कोई इंश्योरेंस वगैरह है, और ये रिपेयरिंग खर्चे, तो ये सब खर्चे माइनस हो जाते हैं, बिजनेस के खर्चों में आ जाता है वो। उसके बाद रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीन, प्लांट, फर्नीचर, ये जो भी बिजनेस में हमारे यूज होते हैं, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, इन सब के रिपेयर के, इंश्योरेंस के खर्चे, सब बिजनेस के खर्चे माइनस होंगे ही होंगे वो तो। उसके बाद डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन भी बिजनेस में अलाउड होता है। मीर रंजन जी समझते हो डेप्रिशिएशन क्या होता है? आईटीओ वाले तो समझते हैं, आप आईटीओ वाले तो क्या पढ़ चुके हैं।
घाटा लग जाना सर, नहीं नहीं, घाटा लग माइनस जाना नहीं। होना। जैसे जैसे गाड़ी जैसे खरीदते हैं सर। जैसे मिहिर रंजन जी, आपने एक गाड़ी खरीदी अपने बिजनेस के लिए, एक मोटरसाइकिल खरीदी 1 लाख रुपए में, हम्म, 1 साल बाद उसकी वैल्यू वही रहेगी क्या? नहीं कम हो सर, वो जाएगा सर। घटेगी, उसकी क्यों? मालियत कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि यूज किए इसके लिए, ये किया, उसमें हाँ। टूट फूट घिसाट, तो वो जो वैल्यू कम हुई ना, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अच्छा सर। तो ये भी, तो बिजनेस में जो फर्नीचर, मोटर, गाड़ी, मशीन, प्लांट, ये सब यूज करते हैं, बिल्डिंग वगैरह, तो उनकी वैल्यू रिड्यूस होती है यूज करने के कारण, उसी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब कौन सी एसेट्स पे कितना इनको एसेट्स बोलते हैं, ये सब बिजनेस की एसेट्स है, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, और भी कई सारी अभी आगे सब लिखा हुआ है। तो किस पे कितना डेप्रिसिएशन अलाउड होता है वो भी पढ़ेंगे, और इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं, ये क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स किसको बोलते हैं? जो एसेट्स लॉन्ग पीरियड के लिए बिजनेस में यूज होती है, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटरसाइकिल, मतलब मोटर व्हीकल, कोई भी, कोई प्लांट, मशीन, इस टाइप के। आपके बिजनेस में आपके पास एरोप्लेन है तो वो भी फिक्स्ड एसेट्स ही है। आपके पास कोई जहाज है, शिप है, तो वो भी आपका वही है, फिक्स्ड एसेट्स। जो लॉन्ग पीरियड के लिए यूज होता है उसको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, विच क्या लिखा? विच आर यूज्ड इन द बिजनेस और प्रोफेशन। डेप्रिसिएशन is to be allowed on their written down value by a determined rate under the income tax act। तो इसमें जो रेट डिटरमाइंड है, गवर्नमेंट ने जो रेट फिक्स कर दी है, वही रेट से डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, मतलब उसका डिडक्शन इनकम से मिलता है, बिजनेस की इनकम में माइनस हो जाता है, जैसे बाकी खर्चे माइनस करते हैं ना, वैसे ही एसएससी शुड बी। हाँ, लेकिन इसमें क्या रूल बोला है? एक मिनट, एक पॉइंट और मैं आपको समझाना भूल गया। ये देखो, ये सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा था कि डेप्रिसिएशन इज टू बी अलाउड ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। ये देखिए, ये रिटर्न डाउन वैल्यू, ये क्या होता है रिटर्न डाउन वैल्यू? सर उसमें पढ़े थे ना सर अभी, इनकम फ्रॉम सैलरी वाले में। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब सैलरी वाले में क्या बोल रहे थे आप? वो उसमें सर साल दर साल निकालते थे ना सर, अलग अलग आती थी, हाँ, जैसे साल करेक्ट भर बाद जो आएगी फिर करेक्ट, उस पे कि उसी जैसे परसेंट से निकालेंगे। जैसे हमने कोई एसेट्स 1 लाख रुपए में खरीदी और उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो पहले साल तो उसी पे कैलकुलेट होगा, उसकी कॉस्ट प्राइस पे ही। जैसे 1 लाख का 10%, 10,000 हुआ, तो अब उसकी वैल्यू कितनी बच गई? 90,000। इसको रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं, जो वैल्यू बच गई है। तो अब इसका जो डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट होगा, वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे, मतलब ये जो वैल्यू बच गई ना उस पे। तो अब नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होगा? 90,000 पे। तो 90,000 का 10%, 9,000। अब इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बच गई? तो अब जो वैल्यू बची, इन सबको क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। अब थर्ड ईयर में उसका डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होगा? इस 81,000 पे। तो इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। अब इसमें कुछ रूल है कि डेप्रिसिएशन का डिडक्शन अपने को तभी मिलता है जब हम खुद उस एसेट्स के मालिक है, ओनर है। एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द एसेट्स, वो एसेट्स का ओनर होना चाहिए। यदि आपने किसी से किराए में लिए कोई एसेट्स, लीज पे लिए, तो उस पर डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता है। डेप्रिसिएशन विल नॉट बी अलाउड ऑन लीज होल्ड एसेट्स। अब
कौन सी एसेट्स पे कितना डेप्रिसिएशन अलाउड होता है वो देखिए। सबसे पहले ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग में सबसे पहले कौन सा बोला है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कितना परसेंट है डेप्रिसिएशन? 5%। अब जैसे मान लो आपका कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए क्वार्टर बना के रख दिए हैं, वो लोग वहां पे रहते हैं, तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना अलाउड होगा? 5%। हाउस यूज फॉर अदर पर्पस, जैसे फैक्ट्री। सर जैसे कि अपने अपना हाउस को जैसे बिजनेस के लिए यूज करते हैं, हाँ तो उसपे भी तो डिप्रिसिएशन मिलेगा ना 5%? मिलेगा ना, ये लिखा हुआ है ना, हाँ हाँ, मतलब अपने हाउस का भी हाउस यूज बिजनेस फॉर में होगा। अदर पर्पस, उसके अलावा और कोई भी पर्पस के लिए यूज होगा तो उसके लिए भैया 10%। घर बना के पहले रहने लगना, उसके बाद बिजनेस करना। नहीं नहीं, क्वेश्चन में जैसे आता नहीं है ऑफिस यूज के लिए चाहे उसके लिए। अच्छा, तो उसपे सर 10% है हाँ जी, रेसिडेंशियल हाउस। हाँ 10%। रहने सर पर्पस 5%, अगर अदर तो सर पर्पस के लिए 10%। किस चीज के लिए बोल रहे हैं? कोई फैक्ट्री, वेयर हाउस, होटल, बोर्डिंग, इन सब के लिए 10% है। बिजनेस के लिए भी यूज हो रहा है तो 10% ही आएगा। अच्छा, ऑफिस वगैरह यूज के लिए कर रहे हैं तब सब 10%। में 10% ही आएगा, क्योंकि वो रेसिडेंशियल पर्पस में तो नहीं आएगा। ओ हाँ, सही कह रहे हैं, रेसिडेंशियल पर्पस। The building which is acquired the purpose of installing plant and machinery to form water supply project or treatment system. The building which is acquired the purpose of installing plant and machine to form water supply project or treatment, इसमें 40% है। जिस बिल्डिंग में कोई वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लगा के रखे हो, टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जैसे कोई वुडन स्ट्रक्चर, कोई टेम्परेरी, कोई झोपड़ी टाइप का, इस टाइप का कोई जरूरत पड़ी और बनाए, तो उसमें भी 40%। पहले 100% होता था 3-4 साल पहले, अब उसमें 40% है। सर इसमें एक क्वेरी था। हाँ जी, सर जैसे बोले, हम ध्यान से उस समय सुने नहीं, जिससे रेसिडेंशियल हाउस में 5% है, हाँ। तो अगर मान लीजिए रेसिडेंशियल हाउस है और हाउस प्रॉपर्टी के समय जब हम उसको लगाते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन दे सकते हैं क्या? अपन तो ये बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, मतलब रेसिडेंशियल हाउस बिजनेस पर्पस में यूज हो तब हाँ, ना? ये तो अपन बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं कि बिजनेस के लिए यूज हो रहा है तो आपको इतना डिडक्शन मिलेगा। अब जैसे हम अपने मकान में रह रहे हैं तो हम इस पे थोड़ी डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करते हैं। जी सर। हाँ जी। इसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स में ये भी इंक्लूड है, क्या क्या? इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, नियॉन साइन बोर्ड। नियॉन साइन बोर्ड तो वो हो गया जो लोग दुकानों के बाहर लगाते हैं ना। तो यदि फर्नीचर एंड फिटिंग में इलेक्ट्रिक फिटिंग्स भी होती है ना, भाई फर्नीचर के साथ सब लगे रहता है ना आजकल, ताम जाम कई सारे लाइटिंग वाइटिंग सब, तो पूरा इलेक्ट्रिक फिटिंग सहित। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स में और नियॉन साइन बोर्ड वगैरह में डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10%। 10% आएगा इसमें डेप्रिसिएशन। इसके बाद है मशीन एंड प्लांट। मशीन एंड प्लांट में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 15%, 15%। इसके बाद स्पेशल रेट,
अब कुछ स्पेशल रेट दिए हुए हैं अलग अलग चीजों के, जैसे एरोप्लेन उस पे 40%, मोटर, बस, लॉरी, टैक्सी 30%। बिजनेस में जो चलते हैं ना, मोटर, बस, लॉरी, टैक्सी जो यूज होती है, टैक्सी के रूप में जो यूज होती है ना, उसमें 30% है। लेकिन अब मान लो मैं अपने बिजनेस में मोटर कार यूज कर रहा हूँ, उस पर 15% है। ये लिखा है ना, मोटर कार यूज फॉर बिजनेस 15%। जिनका मोटर, बस, लॉरी, टैक्सी वगैरह का जो ये करते हैं ना टैक्सी के रूप में बिजनेस, उनके लिए है ये 30%। या बस वालों के लिए है 30%, जो ट्रक वगैरह है उसके लिए 30%, शिप वगैरह में 20%, रिफिलिंग कंटेनर्स ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लास पे 50%, वापस जो रिफिलिंग होते हैं। सर अगर बोलिए। एरोप्लेन हम यूज कर रहे हैं, हाँ जी। एरोप्लेन यूज कर रहे हैं, हाँ, तो 2-3 इयर्स के बाद उसका वैल्यू जीरो हो गया। कैसे जीरो होगा? रिटर्न डाउन वैल्यू पे अगर उसके निकालेंगे ना, बाद भी रिटर्न जैसे मान डाउन लो वैल्यू में 1%, निकालेंगे ना। रिटर्न डाउन वैल्यू में कभी हाँ, भी वैल्यू जीरो नहीं होती। नहीं जीरो, जीरो के आसपास आ गया, बहुत कम हो गया वैल्यू, फिर भी नहीं ठीक है ना? होगा जीरो। मान लो 1 लाख का एरोप्लेन है, एक अंदाजन बता रहे अपन, ऐसे हाँ एग्जांपल हाँ, लिए। तो अब आप 40% करो, कितना आया? 60। 40,000 आया। अब बच हाँ गया वैल्यू 60,000। फिर हाँ, 60,000 का 40% करेंगे, कितना आया? 24,000। अब कितना बच गया? अब बचा 36। 36,000 बच गया। फिर इसका 40% चार्ज करो, फिर जो बचेगा उसका 40, फिर जो बचेगा उसका 40। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कभी भी मतलब वैल्यू जीरो डिप्रिसिएशन नहीं होते होगा, जाए। भले ही पॉइंट में चले जाएगा, जीरो नहीं होता। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। फिर वो एकदम इतना अमाउंट आता है कि फिर उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि नहीं कुछ, वैसे भी इनकम टैक्स में तो राउंड ऑफ कर देते हैं 10 रुपए तक इनकम। नहीं कुछ ऐसा इनकम, मतलब कि इतना पॉइंट आ गया सर ना कि मिनिमम कुछ तो चार्जेज होगा सर, इसके नीचे जो है टैक्स नहीं लगेगा कुछ रुपीज। जब आपका डेप्रीशिएशन जब आपका डेप्रीशिएशन 10 रुपए के नीचे चले जाएगा तो चार्ज करना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि 10 रुपए से तक तो ऐसे राउंड ऑफ कर देते हैं इनकम को। अच्छा, नहीं उसमें भी अगर 9 रुपया होगा 10 रुपया कर देगा चार्जेस सर ना, नो, उसमें पाँच तो फिर रुपये से नीचे जाएगा पाँच तभी होगा। 5 रुपए के नीचे जाएगा तब मत लगाना। अरे यार इतना बारीक मत। इतना बारीकी से में अपन पढ़ेंगे, छुट्टियों में क्लास लेंगे इस बार। क्या है, अप्रैल मई जून महीना खाली रहता हूं मैं। सर मिहिर जी 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे। अरे रुपया छोड़ने के लिए जानकारी जरूरी है भाई। आप क्या आईटीओ क्लास से कर रहे हो, मैं क्या मिनिस्टर कर रहा हूँ, तो मुझे एक चीज बारीकी से सीखना है। बारीकी से इसलिए सीखने आईटीओ के लिए टाइम समय चाहिए भी भाई, लगेगा अपने को। समय चाहिए, 1 महीना का समय बचा है अपने पास। ठीक है ना? बारीकी से हम समझाएंगे ना मेरे रंजन जी। हमारी जो बीकॉम की क्लासें चलती है ना, उन लोगों को बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं, हाँ हाँ हाँ, पर उनकी दिन में चलती है, दिन में आप लोगों के पास समय नहीं रहता। इसके बाद है प्लांट एंड मशीन। उसके पहले एक और छूट गया, मोटर कार 15% जो बिजनेस में यूज होती है, बिजनेस में और कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल यार और कुछ भी, उस पर 15%। उसके बाद प्लांट मशीन, सेविंग द एनर्जी, पॉल्यूशन कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, फ्लोर, मिल, गैस सिलेंडर, उसमें 40%। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, टेक्निकल नॉलेज, लाइसेंस, इसमें 25%। इसमें ना ये वाला पॉइंट तो बहुत यूज होता है, पेटेंट वाला। इसमें पेटेंट वाला पॉइंट काफी यूज होता है। इसके बाद बुक्स, बुक्स में कितना परसेंट है?
40%। बुक्स जो लाइब्रेरी के लिए यूज हो रही है, प्रोफेशन में यूज हो रही है, जैसे वकील, सीए, इन लोग यूज करते हैं ना बुक्स वगैरह, तो उसमें 40%। अदर बुक्स में भी 40 है। कंप्यूटर इंक्लूड्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह 40%। सर बुक्स में जो डिप्रिसिएशन मिलता है वो कैसे होता है सर? हाँ जी, ये बुक्स ऑफ प्रोफेशन में जो मिलता है डिप्रिसिएशन वो हाँ, कैसे होता है सर? मतलब समझा नहीं मैं। जैसे कोई बुक छपा, उसका डिप्रिशिएट कैसे करेगा? बुक छापा वो क्यों डिप्रिशिएट करेगा? जो यूज करेगा बुक्स उसको डिप्रिशिएशन मिलता है। छापने वाला तो बेचेगा, उसको क्या है का डिप्रिशिएशन। जैसे जो मान लीजिए इस साल जो छपा किताब सर, तो उस पे कैसे, जैसे उसका जो कॉस्ट होगा, जो 500 रुपए की किताब है, हाँ उसको साल भर यूज किया तो अगले साल से उस पर डिप्रिसिएशन होगा। हाँ, आपने मान लो आप वकील है, आपने 1,000 रुपए की कोई किताब खरीदी तो आपको 1,000 रुपए पे मिलेगा डिप्रिशिएशन 40%। भले ही वो अगले साल वो किताब मान लीजिए यूज में नहीं आया सर, तो नहीं नहीं, एक बार बिजनेस में यूज आ गई तो हर साल मिलेगा ही मिलेगा डिप्रिशिएशन तो। नहीं सर, इसमें अगर अगले साल नेक्स्ट ईयर से ऐसे पब्लिकेशन होता है सर, और बुक्स का पूरा चीज चेंज हो गया सर, तो बुक्स का कोई यूज ही नहीं है, तो डिप्रिसिएशन वैल्यू भी तो जीरो हो जाएगा सर। भाई एक बार आपको मिला है, अब उसके लिए तो आपको शो करना पड़ता होगा कि सर, भाई ये हमारे लिए लॉस हो गया, यूजलेस हो गया, तो उसको आप लॉस मानकर पूरा का पूरा उस साल चार्ज करोगे फिर। ओके, हाँ ठीक है सर। और फिर आपकी एसेट्स हट जाएगी ना बिजनेस से, फिर वो बिजनेस से एसेट्स ही हट जाएगी आपकी, फिर उसको आप उसको एसेट्स में नहीं दिखाएंगे फिर। तो लॉस में दिखा सकते हैं सर? भाई क्यों नहीं दिखाओगे? अब जैसे आपकी मतलब कोई बिजनेस में गाड़ी यूज कर रहा है और एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी खत्म हो गई, हाँ, तो लॉस होता है कि नहीं उसमें? हाँ हाँ हाँ। या फिर उसको कैपिटल लॉस में लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, इसके लिए कुछ नोट्स भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है नोट्स? इफ assets are used in the previous year less than 180 days, then depreciation, यदि कोई एसेट प्रीवियस ईयर में 180 डेज से कम चार्ज हुई है तो बोल रहा है कि उसमें डेप्रिसिएशन 50% ऑफ डिटरमाइंड रेट, जैसे 10% है तो 5% मिलेगा आपको, 20% है तो 10% मिलेगा। 180 डेज से कम यूज हुआ है, एक दिन भी यूज हुआ है तो भी आपको मिल जाए। मान लो किसी ने 31 मार्च को एसेट्स खरीदा और उसी दिन से यूज होना शुरू हो गया तो उसको डेप्रिसिएशन पूरा हाफ रेट से मिल जाएगा। 10% है तो 5% मिल जाएगा डेप्रिसिएशन। और 180 डेज या उससे ज्यादा यूज हुआ है तो पूरा होल अमाउंट, पूरा साल भर का चार्ज हो जाएगा, पूरा 10%, पूरे फुल रेट से मिल जाएगा। If SSC sold in the previous year, if SSC, sorry, if assets, सर पहले फर्स्ट नंबर फिर से समझाना सर। में लिखा है कि 180 डेज से कम यूज हुआ है प्रीवियस ईयर में आपकी एसेट्स, तो हाफ रेट से आपको, मतलब जितनी रेट है उसका 50%। अच्छा, एक दिन अगर यूज किया है तब भी 50%? हाँ जी। अच्छा, आपने वर्ष के एंड में खरीदा है पर बेच दोगे तो नहीं मिलेगा ना, वो नोट्स आगे मिलेगा अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बेच दोगे तो नहीं मिलेगा, साल भर यूज करके भी बेच दोगे तो अभी नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन। कोई खरीदा है वर्ष के एंड में और उस दिन यूज भी किया है तो अभी उसको पूरा हाफ रेट से मिल जाएगा। 10 है तो 5%, 20 है तो 10%, इस टाइप से। उसके बाद if assets are sold in the previous year then depreciation will not be allowed on that